हेलो दोस्तों। आप सभी का फिर से स्वागत है। हम अपनी इस नई सीरीज़ में जिन चीज़ों की बात करेंगे, पहली नज़र में वो किसी को भी रोज़मर्रा की चीज़ों जैसी दिखेंगी, जैसे कि एक स्कार्फ, एक कैंची, एक जार। मगर फ़र्क सिर्फ ये है कि इन सभी चीज़ों को कहीं ना कहीं मौत ने छुआ है। ये किस्सा है 1949 का, जब वर्ल्ड वॉर टू को ख़त्म हुए कुछ साल बीत चुके थे। इंग्लैंड के जाने माने होटल ऑन्स्लो कोर्ट में एक बेहद अमीर लॉयर की विधवा मिसेस ऑलिव डीकन रहा करती थी, जिसकी उम्र तकरीबन 70 साल थी। उसी होटल में उसकी एक दोस्त रहती थी, जो कि खुद एक विधवा थी, जिसका नाम था मिसेस कॉन्सेंस लेन। मिसेस लेन और ऑलिव रोज़ खाने पर मिला करते थे, और कहीं ना कहीं घूमने जाना और रोज़ बैठकर बातें करना उनका डेली टाइम पास था। एक दिन उसी होटल के रेस्टोरेंट में ऑलिव की मुलाकात जॉन से हुई। ये पता लगने पर कि वो एक इंजीनियर है, ऑलिव ने जॉन से अपने एक आइडिया को साकार करने के बारे में डिस्कशन छेड़ दिया। वो बहुत समय से आर्टिफिशियल नेल्स बनाना चाहती थी, लेकिन कैसे या किस मटेरियल के बेस्ट बनेंगे नहीं समझ पा रही थी। उसे तो ऐसा लगा जैसे गॉड ने उसकी हेल्प करने के लिए जॉन को भेजा हो। वो उसकी बातों और रहन सहन से हर सेकेंड और ज़्यादा इम्प्रेस होती लग रही थी। वो ऑलिव के आइडिया के बारे में बातें कर ही रहे थे कि सडनली जॉन ने उसे अपनी फैक्ट्री पे आने के लिए इनवाइट कर लिया, ताकि वो ऑलिव के आइडिया पर काम कर सकें। ऑलिव ने खुशी खुशी उसका इनविटेशन एक्सेप्ट कर लिया। उस रात ऑलिव जब अपनी दोस्त लेन से खाने पर मिली तो वो बहुत एक्साइटेड थी। कुछ दिन बाद जब उसे जॉन फिर से उसी होटल के रेस्टोरेंट में दिखा, तो उसने अगले दिन जॉन की फैक्ट्री में मिलने का प्लान बना ही डाला। जब ऑलिव जॉन के दिए पते पर पहुंची, तो वहां चारों तरफ सामान बिखरा पड़ा था और तेल के बड़े बड़े ड्रम्स रखे थे। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, जॉन ने उसे .38 कैलिबर के रिवॉल्वर से पहले उसकी पीठ में और फिर उसकी गर्दन में पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोली मार दी, और वो बूढ़ी औरत बेसुध हो फर्श पर गिर पड़ी। अगले कुछ दिन तक जब मिसेस लेन को ऑलिव की कोई खैर खबर नहीं मिली और ना ही वो रेस्टोरेंट में खाने पर आई, तब लेन को शक हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि ऑलिव कभी भी ऐसे बिना बताए गायब नहीं होती थी। लेन ने और इंतजार ना करते हुए ऑलिव की गुमशुदगी की रिपोर्ट पुलिस को दे दी। ऑलिव ना सिर्फ अमीर थी, बल्कि एक बहुत ही इन्फ्लुएंशियल लेडी भी थी। उसका इस तरह अचानक से गायब होना पुलिस ने भी बहुत सीरियसली लिया और तुरंत जांच पड़ताल स्टार्ट कर दी। जब उन्होंने मिसेस लेन से बात की, तब जॉन का नाम भी ऑलिव के जानकारों में लिया गया। लेन के मुताबिक जिस दिन ऑलिव गायब हुई, उसी दिन जॉन का ऑलिव से मिलने का प्लान था। जब पुलिस ने जॉन से पूछताछ की, तो उसने बताया कि उन्हें मिलना तो था, मगर किसी ज़रूरी काम की वजह से वो उस दिन ऑलिव से नहीं मिल पाया था। जब पुलिस ने जॉन का क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक किया, तो पाया कि वो बहुत बड़ा फ्रॉड था और अपनी धोखेबाजियों के चलते पहले ही 2 बार जेल की हवा खा चुका था। पुलिस ने जब दोबारा से जॉन से सख्ती से पूछताछ करी, तो उसके जवाब बहुत ही खोखले होते चले गए। जब पुलिस ने जॉन की फैक्ट्री की तलाशी की बात छेड़ी, तो जॉन के तेवर कुछ बदलते से नजर आए, जिससे पुलिस का शक और बढ़ गया। पुलिस जब वहां पहुंची, तब उन्हें ये पता चला कि वो सिर्फ कहने को एक फैक्ट्री थी। असल में वो एक छोटी सी वर्कशॉप थी, जिसमें जहां तहां छोटा मोटा सामान पड़ा था। एक छोटी सी लैब थी और कुछ तेल के ड्रम्स रखे थे। जस्ट उसी वर्कशॉप के पीछे जो रेत पड़ी थी, वो बहुत ही सुर्ख और गंदगी से भरी थी। वहाँ बहुत तेज़ बदबू आ रही थी, और जहाँ तहाँ कुछ लिक्विड पड़ा था, जिससे रेत भी भीगी नजर आ रही थी। पुलिस ने कई कांच के जार्स में उस गाढ़े लिक्विड के सैंपल ले लिए और उसे फोरेंसिक पैथोलॉजी की जांच के लिए भेज दिया। जॉन के सामान की तलाशी के दौरान उन्हें एक ड्राई क्लीनर की रिसिप्ट और कुछ कागजात मिले, जो कि हैंडसन्स और मैक्सवान्स के नाम पर थे। ड्राई क्लीनर ने बताया कि वो रिसिप्ट एक बहुत ही एक्सपेंसिव पर्शियन लैम्ब कोट की थी, जो कि ऑलिव के गायब होने के बाद ड्राई क्लीनर को दिया गया था। मिसेस लेन ने तुरंत उस कोट को पहचान लिया। वो मिसेस ऑलिव का कोट ही था। वो उसे पहचानने में गलती कर ही नहीं सकती थी। आखिर वो ऑलिव का फेवरेट था। जॉन को पुलिस स्टेशन ले जाकर पूछताछ करने के लिए इतना सबूत काफ़ी था। जॉन ने पुलिस स्टेशन में बहुत ही एरोगेंटली अपना गुनाह कबूल कर लिया। तब एक एक कर बहुत सी सच्चाइयाँ परत दर परत सामने आने लगी। जॉन के पर्सनल सामान में जितने भी लोगों के कागजात मिले, वो सभी लापता थे। इस सब की शुरुआत कैसे हुई, ये जानने के लिए हमें समय में थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। तो बात है 1910 की, जब डोनाल्ड मैक्सवान सारा से मिला और उन्हें प्यार हो गया। कुछ ही समय में दोनों ने शादी कर ली।
1911 में सारा ने एक बेटे को जन्म दिया जिसका नाम विलियम रखा गया। वर्ल्ड वॉर वन के बाद पूरा परिवार लंदन शिफ्ट हो गया। विलियम के पिता डोनाल्ड बहुत ही मेहनती इंसान थे। उन्होंने धीरे धीरे कई मकान खरीद लिए जिन्हें उन्होंने किराए पर दे दिया। 1932 में विलियम अपने माता पिता से अलग रहने लगा और धीरे धीरे उसने कई छोटे बड़े बिजनेसेस खोले, जिसमें मिठाई की दुकान भी एक थी, जिन्हें उसने कुछ साल बाद बंद कर दिया। जब वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हुई तब विलियम को वॉर में शामिल होने के लिए सरकार दबाव बनाने लगी, जिससे बचने के लिए वो बार बार अपना ठिकाना बदलता रहता था। उसे जंग से भयावह डर लगता था। अब वो अपने माता पिता के लिए किराया वसूल करने का काम करता था और एक आरामदायक जिंदगी भी जी रहा था। जॉन भी विलियम के लिए कुछ समय तक गाड़ी चलाने का और किराया वसूलने का काम किया करता था। 1937 में जब जॉन एक फ्रॉड करने के केस में 4 साल की जेल काटकर बाहर आया, तब उसकी मुलाकात फिर से विलियम से हुई। विलियम को जॉन की पर्सनैलिटी बहुत ही चार्मिंग लगती थी। वहीं जॉन विलियम की आरामदायक जिंदगी से जलता था। जॉन फिर से विलियम के लिए काम करने लगा। 1944 में उसने केंजिंगटन में एक बेसमेंट किराए पर ली। कुछ ही दिन बाद जॉन विलियम को केंजिंगटन के एक पब में लेकर गया, जिसके बाद दोनों जॉन के बेसमेंट में गए, जहां उसने लकड़ी के बने एक कॉश से विलियम के सर पर कई बार वार किए और फिर उसकी लाश को एसिड के ड्रम में घोलने के लिए डाल दिया। जब भी विलियम के माता पिता उसके बारे में पूछते तो वो उन्हें झूठ कह देता कि विलियम वर्ल्ड वॉर 2 से बचने के लिए कहीं छुपा हुआ है। इस तरह जॉन ने काफ़ी समय तक मैक्सवान परिवार की प्रॉपर्टीज़ का किराया वसूल कर खूब अय्याशी करी। क्योंकि वो बहुत बड़ा जुआरी था, ये पैसा ज़्यादा समय तक नहीं चला और अब वर्ल्ड वॉर 2 भी ख़त्म हो चली थी। विलियम के माता पिता का सब्र अब टूटने लगा था। एक दिन उसने दोनों को बहाने से केंजिंगटन की बेसमेंट में बुलाया कि विलियम लौट आया है और उनसे मिलना चाहता है। जैसे ही मिस्टर और मिसेस मैक्सवान वहां पहुंचे, जॉन ने उसी कॉश से बहुत ही बेरहमी से दोनों को मौत के घाट उतार दिया और उन दोनों को भी एसिड के ड्रम में डाल दिया। उसी साल जुलाई में उसने जाली कागजात बनवाकर मैक्सवान्स की सभी प्रॉपर्टीज़ को 8,000 पाउंड में बेच दिया। इसी तरह उसने आर्चिबाल्ड हेंडरसन और उसकी बीवी रोज को भी धोखे से हेंडरसन की खुद की .38 कैलिबर के रिवॉल्वर से मार डाला। जॉन ने हेंडरसन्स की प्रॉपर्टी को भी तकरीबन 5,000 पाउंड में बेच दिया, मगर उनकी गाड़ी और उनका पालतू डॉग अपने पास रख लिया। माना जाता है इस सब के 6 दिन बाद ही जॉन ने ऑलिव का मर्डर कर दिया, पर इस बार किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया और वो पकड़ा गया। कोर्ट की शुरुआती कार्रवाई 2 दिन चली, जिसमें 33 गवाह पेश किए गए। कोर्ट में जॉन ने पागलपन का हवाला दिया। उसने बताया कि वो एक रूढ़िवादी विचारधारा के परिवार में पला बढ़ा। उसके माता पिता प्लेमिथ ब्रदरन के मेंबर्स थे। उसे बचपन से ही डरावने सपने आते थे, जिसमें उसे बहुत से क्रॉस नजर आते थे जो बाद में पेड़ में तब्दील हो जाते। उन पर पानी की बूंदें दिखती जो करीब जाने पर खून की बूंदों में बदल जाती, और एक आदमी उन्हें एक कटोरे में इकट्ठा करता और जब वो कटोरा भर जाता तब वो उसे जॉन को पीने के लिए कहता। ये सब देखकर जॉन बहुत डर जाता था। उसका मानना था कि ये सपने ही थे जो उसे मर्डर करने पर मजबूर करते थे। मगर कोर्ट ने जॉन की इन सभी दलीलों को सिरे से नकार दिया, क्योंकि ये सभी मर्डर्स बहुत ही सोच समझकर प्लानिंग के साथ आर्थिक फ़ायदे के लिए किए गए थे। असल में जॉन अपने फ्रॉड्स के लिए बार बार पकड़े जाने से परेशान हो चुका था। उसे लगा कि अगर मैं जिनके साथ फ्रॉड करता हूँ उन्हें मार दूँ तो मेरी पुलिस कंप्लेंट करने वाला कोई होगा ही नहीं। जब उसने एक फ्रेंच सीरियल किलर जॉर्ज अलेक्जेंडर के बारे में पढ़ा तो उसे बहुत ही इंस्पायर्ड फील हुआ। जॉन को अपनी मुसीबतों से बचने का एक बहुत अच्छा तरीका मिल गया था। उसने लोगों को मारकर एसिड में डिज़ोल्व करना स्टार्ट कर दिया। जॉन का कहना था कि उसने 9 खून किए हैं, हालांकि सिर्फ उसमें से 6 ही साबित हो पाए, और ये कभी पॉसिबल ना हो पाता अगर उसने कुछ गलतियां ना करी होती। केंजिंगटन की बेसमेंट में एक नाली थी। बॉडीज़ को डिज़ोल्व होने के बाद वो उस नाली में डाल देता था और सभी के सभी डिज़ोल्व मटेरियल गटर में चला जाता था, जहाँ से वो कभी किसी को नहीं मिलता था। मगर इस बार जब उसने ऑलिव को मौत के घाट उतारा तब वो फंस गया, क्योंकि उसकी ससेक्स की छोटी सी वर्कशॉप में कोई नाली नहीं थी जहाँ से वो गटर में गले हुए बॉडी पार्ट्स को बहा सकता। इसलिए उसे ड्रम्स को अपनी प्रॉपर्टी के पीछे रेत में ही खाली करना पड़ता था।
पुलिस ने उस रेत के जो सैंपल्स पैथोलॉजी रिपोर्ट के लिए भेजे थे उसमें बहुत सा ह्यूमन फैट मिला और साथ में एक डेंचर भी मिला। जॉन बहुत ही ओवर कॉन्फिडेंट था कि बॉडी के बिना ये साबित करना नामुमकिन है कि ये जुर्म उसने किए हैं, पर रेत के भरे कुछ जार्स ने उसकी पोल खोल कर रख दी थी। आखिर में जॉन पर 6 लोगों को मर्डर करने का इल्ज़ाम साबित हुआ और उसे मौत की सज़ा सुनाई गई। 10 अगस्त 1949 को जॉन को फांसी की सज़ा दे दी गई, जो कि जॉन के हाथों मारे जाने वाले सभी विक्टिम से बेहतर मौत थी।